नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देशहित। वो तमाम खबरें जो देशहित में दिखाऊंगा उनमें से 4 वो खबरें कौन सी होंगी जो आपको आज देखनी चाहिए। एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, एक एक करके यूपी में अवैध मज़ारों का बुलडोजर से अंत हो रहा है। अब योगी के बुलडोजर से श्रावस्ती में बनी शाह की मज़ार भी नहीं बच पाई। पहली खबर यही दिखाऊंगा आपको। काशी में बोल बम बोलने पर एक कांवड़िए पर हमला हो गया। ये हमला हुआ है एक मुस्लिम मोहल्ले में, जिसके बाद से हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। पूरी खबर इसके बाद कुछ ही पलों में आपके सामने होगी। फिर आज संसद में सिंदूर की जीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा हुई। विपक्ष ने कई सवाल दागे तो सरकार ने भी उसका जवाब दिया। आपको 4 मिनट में लोकसभा की चर्चा का एक रिकैप दिखाऊंगा। और आतंकवाद का अंत अब महादेव ही करेंगे। रात 8:27 पर आपको ये पूरी स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा तमाम खबरें होंगी जो देशहित में एक एक करके आप देखेंगे। लेकिन अब आप देखने जा रहे हैं देशहित की कवर स्टोरी। जहां अवैध मजार, अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे, वहां योगी फोर्स के बुलडोजर का एक्शन तय है। आज श्रावस्ती में 200 साल पुरानी बताई जा रही शाह की मजार को योगी फोर्स ने मिट्टी में मिला दिया। आधा दर्जन बुलडोजर, 2 किलोमीटर का सुरक्षा घेरा और 5 घंटे की कार्रवाई हुई। शाह की मजार इतिहास की बात हो गई। यह एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि शाह की मजार नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी। एक, 2, 3, 4, 5 और 6 एक साथ आधा दर्जन बुलडोजर का एक्शन जारी है। वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मजार को ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा है। कुछ दूर समतल किया जा चुका है, बाकी खड़े मुख्य निर्माण पर बुलडोजर चोट कर रहे हैं। कई घंटे तक बुलडोजर की यह कार्रवाई यूं ही चलती रही। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में भरकर सुरक्षा बल यहां पहुंचे थे ताकि किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश न रहे। बुलडोजर के रास्ते में तिनका भी आया तो योगी फोर्स उसे उखाड़ कर फेंकने के लिए ड्यूटी पर तैनात थी। मामला संवेदनशील है, सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका थी। मुस्लिम पक्ष आक्रोशित हो सकता था, लिहाजा श्रावस्ती के बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। श्रावस्ती के भिनगा में हई बाबा शाह की मजार की आखिरी तारीख है 29 जुलाई। मजार को पूरी तरह जमींदोज कर मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन ये कार्रवाई क्यों हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। हई शाह की मजार 200 साल पुरानी बताई जा रही थी। नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाई गई थी। प्रशासन ने मजार को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया, लेकिन मजार के कर्ता धर्ताओं ने अवैध ढांचे को गिराने की जहमत नहीं उठाई। लिहाजा पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए तो 2 किलोमीटर के इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया। उसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर को मजार गिराने में लगाया गया। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस बुलडोजर से इस मजार को ढहाया गया है। ये मजार काफी दूर तक फैला हुआ था और कई साल पुराना बताया जा रहा है, जिसे आज ढहाया जा रहा है। प्रशासन ने इसको ढहाने के लिए आधा दर्जन से अधिक जेसीबी को लगाया है। पिछले महीने श्रावस्ती में प्रशासन ने एक बड़े मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया था। इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम मदरसा भारत नेपाल सीमा के पास स्थित था। लेकिन इस तरह की कार्रवाई क्यों जरूरी है? क्योंकि यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के इन जिलों में अवैध मदरसे, मजार और मस्जिदों की मानो बाढ़ सी आ गई थी। प्रशासन ने जब अवैध निर्माण की गिनती शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो धर्मांतरण का धंधेबाज छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पकड़ा गया है, उसने भी उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के गांवों में अपने अंडर कवर एजेंट की तैनाती कर रखी थी। नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में कन्वर्जन गैंग इन जैसी मजारों, मदरसों और अवैध मस्जिदों को अपने अड्डों की तरह इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन योगी फोर्स के बुलडोजर ने
छांगुर और जलालुद्दीन की 4 करोड़ी कोठी की तरह ही अवैध निर्माण के इन शेल्टरों को भी साफ करना शुरू कर दिया है। श्रावस्ती से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपको जानकारी है, वाराणसी इस वक्त छावनी में तब्दील है। जी हां, योगी फोर्स का पहरा है वहां, पुलिस वाले सुरक्षा संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि काशी में कट्टरपंथी करतूत ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची है। यहां महादेव के भक्तों को उनकी जय जयकार से रोकने की हिमाकत की गई है। बोल बम बोलने पर हमला होने की बात सामने आई है, जिसके बाद से पारा आई है। काशी में क्या बोल बम का नारा लगाना गुनाह है? इस सवाल के पीछे की वजह है ये तस्वीरें, जिनमें बीच बाजार सड़क पर एक कांवड़िये की पिटाई हो रही है। जमकर हंगामा हुआ। शिव भक्त कांवड़िये के साथ मारपीट का आरोप मुस्लिमों पर है। दावा तो ये है कि बोल बम का नारा लगाया, मुस्लिमों ने कांवड़िये को पीटा। कांवरिया वहाँ पे थे, कुछ कांवरिया वाले आगे निकले थे, एक बच्चा को पकड़े और उसके बाद उसको पूछे कि कौन पकड़ा? हाँ, कौन पकड़ा? मुसलमान थे, 4-5 लोग मुसलमान थे, मुंह बांधे थे। बोले यहाँ बेटा उसको कुछ खिलाए, वो बोला है कुछ खिलाया हमको। और उसके बाद वो बोले कि बेटा बोल बम ये सब जो जातो अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा नहीं है, ये सब मत करो। उसके बाद उसको सब लोग लगे मारने पीटने लगे। उसका मार पीट के सब लोग भाग गए वहाँ से। ये पूरा मामला वाराणसी के राजा तालाब का है, जहां सबके सामने एक कांवड़िये की पिटाई की गई। बोले सॉक्स चाहिए मेरे को, फिर अचानक ही उन्होंने बोला कि पैंट वैंट निकाल दिया। ऐसा ही गलत आरोप, रेप की आरोप लगाई फालतू में झूठा, जो कि ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सोचे कि हम लोग मार के अपना दबदबा दिखाएंगे, कांवर के ऊपर, शिव भक्तों के ऊपर हम अपना दबदबा दिखाएंगे। इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, ये भी जानिए। बताया जा रहा है कि कांवड़िया मोजे खरीदने के लिए मुस्लिम की दुकान पर गया था। दावा है कि वहां उसे मुस्लिम दुकानदार ने बोल बम का नारा लगाने से मना किया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कांवड़िये को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद योगी फोर्स एक्शन में आई। कांवड़ियों के ऊपर हमला किया गया था, कांवड़ियों के साथ मारपीट किया गया था। और उसके बाद इस सनसनीखेज वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा अलर्ट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर अलर्ट के लिए यहाँ पर फोर्स की मौजूदगी है। खुद गोमती जोन के डीसीपी यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित न हो, इसको लेकर के पुलिस सक्रिय है। कांवड़ियों की पिटाई के बाद वहां सैकड़ों कांवड़ियों ने चक्का जाम कर दिया। जमकर हंगामा हुआ। हिंदूवादी संगठन के नेता भी मौके पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। कोई मोजा लेने का प्रकरण था, उसमें जो है लेके उनको बहुत मारे पीटे और मारने के बाद ये लोग अंदर भी ले गए और अंदर ले जाके उसको फिर दोबारा मारे। जो मुस्लिम समुदाय है उसका सीधा एक मानसिकता उनका है कि वो हिंदू को देखना ही नहीं चाहते हैं। उनका एक सीधा मैटर है कि वो नहीं देखना चाहते, चाहे कहीं के भी हों। और ख़ासतौर से बाबा जी से उनका एक मैटर है यूपी में, तो उनको ये ड्रेस ही बेकार लगता है। हिंदुओं का गुस्सा भड़का और शिव भक्त के खिलाफ कट्टरपंथी करतूत पर जब लोगों ने आवाज उठाई तो योगी फोर्स ने मारपीट मामले में केस दर्ज किया और आरोप में 6 मुस्लिमों को गिरफ्तार कर लिया। ये विवेचना का विषय है, क्योंकि मुकदमा कल लेट इवनिंग पे ही लिखा गया है, तो सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और जो तथ्य उसमें से निकल करके आएगा उसके आधार पे आगे आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। योगी फोर्स की यह कार्रवाई उन कट्टरपंथियों को सीधा चैलेंज है कि उत्तर प्रदेश में अगर शिव भक्तों को खरोंच भी आई तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, बुलडोजर का जब जिक्र होता है तो तुरंत किस नेता का चेहरा जहन में उभरता है? तो मुझे लगता है सोचने की भी जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने। कानून तोड़ने वालों पर तुरंत एक्शन लेते हुए सजा के तौर पर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने का योगी का अंदाज लोगों को खास पसंद आ रहा है। लेकिन अब एक और नेता अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोग उन्हें बुलडोजर मैन कहने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने असम में घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर जंग छेड़ दी है। हजार परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। अभी धीरे धीरे सब हट रहे। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, बस गिनते जाइए। इतने बुलडोजर हैं कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएंगी। साथ में है भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी और बुलडोजर इस फोर्स की मौजूदगी में गरज रहे हैं। अवैध कब्जों के खिलाफ ये सबसे बड़ा बुलडोजर युद्ध है, वो युद्ध जिसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छेड़ रखा है। फिलहाल ये युद्ध गोलाघाट के उड़ियाम घाट में चल रहा है। असम की हिमंता सरकार उड़ियाम घाट में 3600 एकड़ से भी ज्यादा की वन भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम में जुटी हुई है। यहाँ करीब 1500 परिवारों ने अवैध रूप से बस्तियां बसा रखी हैं। इस बुलडोजर अभियान को असम में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान बताया जा रहा है। आज यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इविक्शन का कार्यसूची आगे बढ़ाया है और यहाँ पे जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे, खास के यहाँ पे विद्यापुर में, इनको आज डिसमेंटल किया गया है। और जो कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है तो यहाँ पे लोगों को इस टाइप से अनऑथराइज्ड रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पहले से उनको खबर दे दिया गया था। अभी 3600 एकड़ जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है, लेकिन दावा है कि यहाँ लगभग 10,500 से 11,000 बीघा जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इस इलाके में लगभग 2000 परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से लगभग 1500 परिवारों को पहले ही नोटिस भेज दिया गया था। जिन परिवारों को नोटिस भेजा गया था उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने अवैध कब्जों को खाली कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि अभी ऐसे ही घरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये विद्यापुर मार्केट का इलाका है जिसमें हम लोगों ने जो है कि एक पॉलीगॉन बनाया था। उसमें लगभग मेरे ख्याल से 100 से ऊपर घर या दुकानें होंगी। लगातार चलते रहेगा ये अवैध? हाँ, चलते रहेगा। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अवैध मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों पर बुलडोजर गरज रहे हैं। उड़ियाम घाट में हो रहा बुलडोजर एक्शन उसी की अगली कड़ी है। आपने ये देखा होगा, हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन उसी परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। अभी धीरे धीरे सब हट रहा है। मेरा लगता है कि अगले 3 दिन में सब खाली है। हालांकि असम में बुलडोजर एक्शन लगातार विवादों से भी घिरा हुआ है। इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को ही निशाना बनाकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहे हैं कि दिसपुर में जो बैठे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और मुसलमान के ऊपर जो सिलेक्टिव टारगेट कर रहा है उसको बंद कीजिए, नहीं तो असम में एक सिविल अनरेस्ट होने वाला है। असम के मुसलमान, असम के अल्पसंख्यक इसको और धैर्य वो लोग खो चुका है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हिमंता जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन पर विवाद खड़े हुए हैं। उनकी ओर से चलाया जा रहा बुलडोजर एक्शन भी उन्हीं फैसलों में से एक है, जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक में सुनाई दे चुकी है। लेकिन हिमंता के बुलडोजर हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और फिलहाल इसकी गूंज गोलाघाट के उड़ियाम घाट में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में पहलवानों के पैंतरे देखे। नागपंचमी के मौके पर आयोजित दंगल में सीएम योगी पहुंचे और पहलवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सीएम योगी ने खेल के क्षेत्र में अपनी सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी। कैसे अपने राजनीतिक दांव पेंच से योगी विरोधियों के मुद्दों की हवा निकाल देते हैं। लेकिन नागपंचमी के मौके पर योगी सियासी नहीं बल्कि असली दंगल के मैदान में नजर आए। दंगल के जिस मैदान में योगी पहुंचे थे वहां सियासत के महारथी नहीं बल्कि पहलवानी के धुरंधर मौजूद थे। सीएम योगी के सामने इन धुरंधरों ने अपने दांव पेच की आजमाइश की। जब पहलवान अपने विरोधी को पस्त करने के लिए पैंतरे आजमा रहे थे तो योगी बड़े गौर से उन्हें देख रहे थे। उनके गलत पैंतरे पर सिर हिला रहे थे, मानो कह रहे हों, अरे अरे ऐसे नहीं भाई, ये वाला दांव नहीं चलेगा, दूसरा आजमाना था। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन था। मुख्यमंत्री के सामने 3 कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
जिसमें पहली प्रतियोगिता में वीर अभिमन्यु का खिताब गोंडा के मोनू यादव ने जीता। दूसरी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब गोरखपुर छात्रावास के सौरभ यादव को मिला। वहीं तीसरी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब गौतम बुद्ध नगर के जोंटी भाटी ने जीता। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वे एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर का मतलब आपकी नियमित दिनचर्या। सीएम योगी खुद खेलों के बड़े शौकीन हैं। उन्हें क्रिकेट और निशानेबाजी दोनों पसंद है। कई बार उन्हें बल्ले पर हाथ आजमाते देखा गया है। इकाना स्टेडियम में बल्लेबाजी की उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। वहीं जनवरी 2025 में गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान शूटिंग रेंज में योगी ने राइफल पर हाथ आजमाया था और उनका सटीक निशाना देख सभी चौंक गए थे। ये सीएम योगी का खेलों के प्रति लगाव ही है कि गांव से लेकर जिला स्तर तक खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों को और उसकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अब गांव-गांव में खेल के मैदान देखने को मिलते हैं। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम देखने को मिलते हैं। जनपद स्तर पर स्टेडियम देखने को मिलते हैं। कुश्ती से भी सीएम योगी का खासा लगाव है। नाग पंचमी के मौके पर बीते कई सालों से गोरखनाथ मंदिर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री हर साल इसमें शामिल होते हैं और विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज संसद के दोनों सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और विपक्ष के बीच खूब तीर चली। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में 16-16 घंटे की बहस निर्धारित हुई थी। विपक्ष को मौका मिला और सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश भी की विपक्ष ने। उधर सरकार ने करारा जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 3 महीने से पहलगाम हमला, उसका पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री से कनेक्शन और ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी का विपक्षी मुद्दा जो गूंज रहा था। संसद की 32 घंटों की बहस में सरकार ने उसका चुन चुन कर जवाब दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। सबसे पहले सवाल नंबर 1, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ? जवाब, 12 वायुसेना अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले से डरा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और भारत के डीजीएमओ से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। सवाल नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर करवाने के दावे का सच क्या है?
जवाब, 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऐसे में ट्रंप की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई और इस रुकावट का ऐलान अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। सवाल नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने फाइटर जेट गिरे? जवाब, परीक्षा में ये मायने नहीं रखता कि पेंसिल कितनी टूट गई या पेन खो गए। असली मायने रिजल्ट का होता है। देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के 89 दिनों बाद पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ कर जो हत्याएं की गई थी, उसका बदला ऑपरेशन महादेव ने पूरा कर दिया। लेकिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर का सियासी पन्ना लिखा जाना बाकी था। लिहाजा दोनों सदनों में जोरदार हंगामे के बीच विपक्ष सवाल उठाता गया और सरकार एक एक कर जवाब देती गई। ये लोग पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं, तो हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़ते लड़ते देश को बचाए और जान भी दिए हमारे लोग। ऐसा भारत नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ हर हद और हर सरहद पार करने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की गौरव गाथा की सबसे ताजा मिसाल है, लेकिन विपक्ष इसका क्रेडिट सरकार को लेने देना नहीं चाहता। इसे सेना तक ही सीमित रखना चाहता है। लेकिन मोदी सरकार, जिसके निर्णय के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और अब ऑपरेशन सिंदूर क्लियर कर देना चाहती है कि सेना ने जो किया उसे सैल्यूट है, लेकिन सरकार ने जो किया उसका क्रेडिट वो क्यों ना ले। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनेगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मान्यवर, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है। क्रेडिट, जिम्मेदारी और इन सब के बीच सियासत। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति भी जारी है। दोनों में फर्क ये है कि एक में पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर के पाले आतंकी मारे जा रहे हैं और मारे जाएंगे, तो दूसरे में सवाल पूछने से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस ऑपरेशन की जिसकी कामयाबी ने न सिर्फ आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा दी, बल्कि पहलगाम के पीड़ित परिवारों को इंसाफ भी दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि आतंकवाद का अंत अब महादेव ही करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन महादेव जारी है। लेकिन जहां से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी गूंज वहां से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। खुद गृह मंत्री ने बताया कि कैसे मारे गए आतंकी पाकिस्तानी और पहलगाम हमले में वो शामिल थे जो मारे गए। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। लेकिन शिव की सेना बनकर भारत के जांबाजों ने आतंकियों का ऐसा संहार किया है कि अब उनकी 7 पुश्तें भी आतंक की एक सीढ़ी चढ़ने से पहले भी 100 बार सोचेंगी। पहलगाम के गुनहगारों पर ऑपरेशन महादेव ने मौत का तांडव किया है। 1-2 नहीं बल्कि 3 आतंकी मार गिराए।
जिन्होंने पहलगाम हमला कर देश को रुलाया था। उन आतंकियों को जहां उनके पापों की सजा मिली, जहां ऑपरेशन महादेव हुआ, उसी महादेव पहाड़ी के पास पहुंचा जी न्यूज। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि इस चोटी को महादेव चोटी क्यों कहते हैं। ऑपरेशन महादेव, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, जिनका कनेक्शन पहलगाम हमले के साथ था और जो एक बहुत ही सफल ऑपरेशन सुरक्षा बलों का रहा, वो महादेव पीक पर किया गया, जो हमारे पीछे पहाड़ी है, जिसे महादेव चोटी कहा जाता है। आज हम आपको इस महादेव चोटी का रहस्य बताते हैं। दरअसल इसे महादेव गली भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इसी महादेव गली से होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा गए थे, जब उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। और तब से ही इस चोटी की, जो समंदर से करीबन 13,011 फीट की ऊंचाई पर है। सावन के महीने में धार्मिक जगह पर दहशतगर्दों के पापों का हिसाब हो गया। संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ने न सिर्फ ये पुष्टि कर दी कि ये तीनों पहलगाम अटैक में शामिल थे, बल्कि उनके नाम भी सबको बता दिए। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करके 3 महीने तक जंगलों में छिपे बैठे इन आतंकियों का सुराग आखिर कैसे मिला, इस सवाल का जवाब भी बड़ा रोचक है, क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन की आतंकी सांठगांठ का सबूत है। बताया जा रहा है कि सेना को आतंकियों के ठिकाने का पता एक चीनी कम्युनिकेशन डिवाइस से मिला, क्योंकि 11 जुलाई को बैसरन इलाके में चीनी सैटेलाइट फोन का सिग्नल पकड़ा गया था। इसके बाद लगातार 14 दिन तक इस बारे में खुफिया जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद खुलासा हुआ ये एक चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती है। रेडियो सिग्नल पर काम करने वाले इस संचार उपकरण के एक्टिवेशन के साथ ही सुरक्षा बलों को महादेव चोटी में छिपे आतंकियों की लोकेशन पता चली और फिर सेना ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। 24 नेशनल राइफल्स और 4 पैरा यूनिट की टीम ने चंद मिनटों में ही पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। इन आतंकियों की मौत ने पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया और सेना की वो महादेव प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, जिसमें इन गुनहगारों को सजा देनी थी। जिस महादेव चोटी पर इन आतंकियों का हिसाब हुआ, वो कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है। तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये भगवान शिव के नाम से जानी जाती है। इसकी मान्यता कश्मीरी पंडितों में खासकर है और अक्सर सावन के महीने में कश्मीरी पंडित जो है पहले इस चोटी की चढ़ाई करते थे, यात्रा करते थे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। ये भी मान्यता है कि ये चोटी जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से भगवान शिव जो है पूरे श्रीनगर पर और इर्द गिर्द की जितनी भी ज़बरवन रेंज में पहाड़ियाँ हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे शिव के सैनिक बनकर भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों का सफाया कर दिया। जो ये चोटी है जहाँ महादेव पीक कहते हैं, तो इस स्थान को सावन के महीने में हम कश्मीरी पंडित दर्शन करने जाते थे और वहाँ जाने के बाद जब हम इस पीक पर जाते थे तो उसके बाद हम लोग ये समझते थे अब मोक्ष मिल गया। जिसने भी कश्मीर में गलत तरीके से गुनाह किया, पाप किया, उसको लॉर्ड शिवा ने अपने चरणों के सामने वहीं सजा दे दी। महादेव पीक के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ शिव और पार्वती एक दूसरे से अलग अलग हो गए और शिव ने उन्हें पुकारा जोर से, तो इस तरह इस पहाड़ी का नाम महादेव पहाड़ी पड़ा है। लेकिन अभी ऑपरेशन महादेव पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ करीब 15 आतंकी छिपे हैं, जिनका हिसाब भी जल्द होने वाला है।
जो भी ऑपरेशन इस महादेव पीक में किया गया है उसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और अब जो 15 आतंकी महादेव की चपेट में है, ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनका भी अंत होगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, दारा। आज नाग पंचमी का पावन पर्व है, लेकिन विदिशा के हिंदुओं को इस साल भी पूजा का अधिकार नहीं मिला। बीजा मंडल में आज भी मस्जिद वाला ताला लगा हुआ है। भारी बारिश के बीच बुजुर्ग पुजारी मंदिर के गेट तक पहुंचे, लेकिन प्रशासन का ताला भक्त और भगवान के बीच रोड़ा बन गया, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए रिपोर्ट। हजारों मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई है, शिल्प शास्त्र बता रहा है सब चीजें। पूजन कहाँ हुई? ताला लगा हुआ। ताले की पूजा से इनकार, हिंदू कब तक करेगा इंतजार? या तो जीवन में भीतर ही जाके पूजन करेंगे, नहीं तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अब ताले की पूजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। विदिशा प्रशासन पर बड़ा आरोप। योगी और मोदी ने कर दिया, यहाँ भी हमें योगी जैसा कोई मिल जाए। हिंदू करें योगी की मांग, योगी जैसा कोई मिल जाए। नाग पंचमी के दिन बरसता आसमान और पूजा के लिए तरसता हिंदू। हर साल की तरह इस साल भी विदिशा से यही तस्वीर सामने आई। इस साल भी सनातनी आस्था पर मस्जिद वाला ताला लगा दिया गया। इस साल भी ताले की रखवाली के लिए प्रशासनिक अमला तैनात कर दिया गया और इस साल भी हिंदू अपने आराध्य की पूजा करने से वंचित रह गए। विजय मंदिर के पुजारी आज नाग पंचमी के दिन बीजा मंडल पहुंचे, महादेव के आगे सिर झुकाया, लेकिन ताले की पूजा करने से साफ इनकार कर दिया। पूजन हम तब करेंगे जब ताला खुल जाएगा, भीतर जाएंगे। हमने ताले की पूजन इसी आश्वासन पर कर दी थी कि यहाँ खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, लेकिन नहीं खुला ताला। अब ताले की पूजन नहीं करेंगे, अब हम भीतर ही पूजन करेंगे जाकर भगवती। जब तक है नहीं है तो आप लोग जैसा चाह न कर, लेकिन अब ताले की पूजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। विजय मंदिर की पुजारी पिछले 25 सालों से इस कट्टरपंथी ताले के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर साल उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। ऐसे में पुजारी ने पीएम मोदी और सीएम योगी से विशेष गुहार लगाई है। उम्मीद तो हम विगत 25 साल से कर रहे हैं, लेकिन 8-10 साल से तो हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। पर यही कहूंगा, मोदी, अरे मोदी, तूने वहां के अयोध्या की समस्या सुलझा दी, मथुरा की, ये भी सुलझा दे भाई, ये भी उतना ही बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सब लोग योगी और मोदी ने कर दिया, यहाँ भी हमें योगी जैसा कोई मिल जाए। एएसआई के दस्तावेजों में विजय मंदिर का जिक्र है, आरटीआई में विजय मंदिर का जिक्र है। मंदिर के हर कोने में सनातनी सबूत हैं, लेकिन पवित्र त्योहारों पर पूजा करने का अधिकार न मिलने पर श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। यह आदमी, इनकी 3 पीढ़ियां यहाँ पर पूजा करती आ रही है, आज वो आदमी यहाँ पर आके रोके जा रहा है बिना पूजा करे। ये प्रशासन, ये हिंदू विरोधी है, ये धिक्कार है कि हमारे बुजुर्ग हमारे सामने रो रहे हैं। ये धिक्कार है। हमारे शहर के बुजुर्ग हमारे सामने रो रहे हैं। सबसे पुराना ब्राह्मण आदमी है ये, इनके 3 पीढ़ियां यहाँ पर पूजा करती आई है और शर्म की बात है। बीजा मंडल में मौजूद इन श्रद्धालुओं ने दावा किया कि भारत की नई संसद में भी विजय मंदिर की झलक है। संसद का डिजाइन सनातनी इतिहास से प्रभावित है। भारतीय संसद जिस मंदिर के मुकाबले बनी है, आज आप हिंदुस्तान की संसद को देखोगे, वो संसद भी इसी मंदिर के तर्ज पर बनी है। आप गौर कीजिए, अगर ये मस्जिद होती क्या वो बन पाती? ये सूर्य मंदिर है, हमारी आस्थाओं का केंद्र है। नाग पंचमी के दिन पूजा का अधिकार न मिलने पर एक बार फिर हिंदुओं ने अपना आक्रोश दर्ज कराया। हिंदुओं ने 2 टूक कहा है, ताला बंद रहेगा तो बीजा मंडल में इस बार पूजन का बहिष्कार करेंगे। ये नारेबाजी, हिंदुओं में आक्रोश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ताला खुलवाने पर हिंदू इस वक्त अड़े नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, बीजा मंडल। कभी लोग सफेद एम्बेसडर को शान दिखाने का सामान समझते थे, फिर वक्त बदला और स्कोर सड़क से संसद तक छा गई। लेकिन अगर किसी गाड़ी ने लोगों को मैं दुनिया का बाप हूं वाले तेवर दिखाने शुरू किए हैं तो वो है थार। ऐसी गाड़ी जिसके साथ 2 चीजें मुफ्त आ रही हैं,
कानून को ठेंगा और रील वाला रॉब। इस गाड़ी के जरिए अंजाम दी जा रही घटनाएं बता रही हैं कि गाड़ी में तो सस्पेंशन है लेकिन दिमाग में नहीं है। स्टीयरिंग व्हील हाथ में आते ही थार चलाने वाले को लगता है कि वो सड़क का राजा है, सड़क का मालिक है, और यही सोच हेडलाइंस की वजह बन रही है। सिर पर चढ़ा गुंडई का बुखार, सड़क पर आतंक मचा रही थार। ये तस्वीर आपको गुस्से से भर देगी। आपके मुंह से यही निकलेगा, ये क्या गुंडागर्दी है। इस थार सवार ने पहले बुजुर्ग स्कूटी सवार को टक्कर मारी। जमीन पर गिरे स्कूटी सवार बुजुर्ग अभी उठकर खड़े ही हो रहे थे कि थार रिवर्स होकर वापस आई और बड़ी बेरहमी से उन्हें फिर से टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। टक्कर इतनी भयावह थी कि बुजुर्ग दोबारा नहीं उठ सके। इस पूरी घटना को दोबारा देखिए, आपका खून खौल उठेगा। यह घटना जम्मू के गांधीनगर इलाके की है। थार की टक्कर से स्कूटी का हैंडल टूटकर नीचे आ गया, पिछला हिस्सा भी चकनाचूर हो गया। स्कूटी सवार बुजुर्ग वरिंदर दत्ता बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि थार का ड्राइवर मनन फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जम्मू कश्मीर नंबर की थार को जब्त कर लिया है। कार चला रहे मनन के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इस मामले को दर्ज किया, तो पता चला कि ये गाड़ी उस समय 20 वर्षीय मनन आनंद जो है वो चला रहे थे। जम्मू का रहने वाला, नानक नगर के रहने वाला मनन आनंद, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। और उसके बाद जब पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि ये फरार है। और उसके पिता राजिंदर आनंद, जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्हें यहाँ पर पुलिस ने डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ लगातार चल रही है। आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कश्मीर घाटी से भी थार से लोगों को कुचलने का मामला जो है वो सामने आया था। और एक बार फिर से जिस तरह से इसकी सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आई हैं, पूरी तरह से दिल दहला देने वाला वाकया जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और अभी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि थार सिंगल लेन सड़क पर एक एसयूवी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार बुजुर्ग उसके सामने आ जाते हैं और वो उन्हें टक्कर मार देती है। हैरानी की बात यह रही कि थार से उतरकर आरोपी ड्राइवर घायल बुजुर्ग के पास आता है, लेकिन मदद के बजाय उंगली दिखाकर कुछ कहता है और फिर फरार हो जाता है। यूपी के शाहजहांपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि एक आईएएस ऑफिसर भरी कचहरी में अपने दोनों कान पकड़ करके उठक बैठक क्यों लगा रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी आईएएस रिंकू सिंह राही ने, जिसकी सजा उन्होंने खुद ही तय की। 1, 2, 3, 4, 5। तस्वीरें बहुत खास हैं। इससे पहले शायद ही कभी आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी। एक आईएएस अफसर को उठक बैठक लगाते, वो भी सार्वजनिक रूप से भरी कचहरी में। आईएएस अफसर उठक बैठक लगा रहे हैं, सरकारी मुलाजिम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साहब उन्हें झिड़क देते हैं और दोबारा शुरू हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सवाल है क्यों लगा रहे हैं आईएएस रिंकू सिंह राही भरी सभा में उठक बैठक? ऐसा क्या किया कि आईएएस रिंकू सिंह राही को उठक बैठक लगानी पड़ गई? इस सवाल का जवाब आपको आगे बताएंगे। अभी एक बार फिर देखिए एक आईएएस की सार्वजनिक रूप से वायरल हो रही उठक बैठक लगाने वाली तस्वीरें। 1, 2, 3, 4, 5। यह अनोखा मामला है शाहजहांपुर के पुआया तहसील का। आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने वकीलों से माफी मांगते हुए उठक बैठक लगाई। एसडीएम का कार्यभार संभालने के पहले ही दिन रिंकू सिंह राही ने परिसर में एक व्यक्ति को तहसील परिसर में खुले में टॉयलेट करते हुए देख लिया।
इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और मौके पर ही व्यक्ति को सजा के तौर पर कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। एसडीएम के आम व्यक्ति को सरेआम इस तरह की सजा देना वकीलों को नागवार गुजरा। वकील धरने पर बैठ गए। तहसील के पीछे हमारे वकील साहब का एक क्लर्क मुंशी जो है वो बाथरूम कर रहा था, तो उसने उनसे पूछा कि बाथरूम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बाथरूम और कहाँ करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे उसे उठक बैठक लगवा दी। तो जब वो धरना स्थल पर हमारे आए तो हमारे अधिवक्ता साथियों ने कहा आपने हमारे मुंशी को जो हमारे बराबर साथ रहता है, हमारा भाई है, उसे उठक बैठक क्यों लगवाई। तो उन्होंने कहा तहसील के आप बड़े अधिकारी हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा अगर मुझे अधिकारी मानते हैं तो मैं ही उठक बैठक लगा दे रहा हूँ, ये मामला है। मामले को तूल पकड़ता देख आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने विवाद को शांत करने का अनूठा तरीका अपनाया और खुद ही कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए वकीलों से माफी मांग ली। दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठक बैठक लगाई जिससे वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठक बैठक लगाइए जिससे आपको कमी एहसास रहे। वकीलों ने आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही की माफी मांगने के बाद धरना खत्म कर दिया। कुछ लोगों ने जहां रिंकू सिंह राही के कदम को विनम्रता और जिम्मेदारी भरा बताया, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक अधिकारी को खुद को इस तरह से सार्वजनिक सजा देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश जारी है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं मैदान में भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुस रहा है तो सड़कें पानी से लबालब हैं। जलभराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। देश में बादल फाड़ तबाही का कहर है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ हो या मैदान, दिल्ली हो या राजस्थान, आसमान से आफत बरस रही है और जिंदगी संकट में पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मंडी में बादल फटने के बाद आसमानी सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मंडी से सामने आई ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहाड़ों से बह रहा मलबा अपना रास्ता खुद बना रहा है। रास्ते बने घरों में पानी घुस चुका है। इंसानी जान खिड़कियों के सहारे बचाई जा रही है। खिड़कियों से बहता पानी और कीचड़ में सने ये लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं। भारी बारिश की चपेट में मंडी का जोनल अस्पताल भी आ गया है। पहाड़ों का मलबा नाले के रास्ते इमारतों में दाखिल हुआ तो ऊपरी मंजिल पर रह रहे लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए रेस्क्यू शुरू किया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। पहाड़ का मलबा गाड़ियों को कैद कर चुका है। जिन सड़कों पर जिंदगी गुलजार थी वहां आसमानी आफत के निशान हैं। प्रकृति के प्रहार के आगे इंसान लाचार हैं। पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश ने एक और जहां उमस भरी गर्मी से राहत दी, वहीं दिल्ली की रफ्तार पर लगाम लगा दी। कनॉट प्लेस, जखीरा अंडरपास, सदर बाजार, पचकुइयां रोड, सोम विहार और मेहरौली बदरपुर रोड पर पानी भरने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दिल्ली के सदर बाजार में बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। दुकानों और गोदामों में पानी भर गया। सड़कों पर दिख रहे लोग कमर तक पानी में डूबे नजर आए। जिस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर दिल्ली की जिम्मेदारी है, उसी डिपार्टमेंट के दफ्तर के पीछे का हाल हैरान करने वाला है। ठीक पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के पीछे की स्थिति है और आप देख सकते हैं इस सड़क को हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से पैन करते हुए पूरा दिखाएं। ये पूरी की पूरी सड़क जो है वाटर लॉगिंग इसमें हो चुकी है, इसमें जल भराव की स्थिति हो चुकी है। दिल्ली में हुई 2 घंटे की बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। जी न्यूज गलत और गैर कानूनी काम के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहा। जीएसटी चोरी के लिए कागजी कंपनियों, फर्जी गाड़ियों और नकली बिल का फ्रॉड करने वाली ऐसी ही कंपनी के फर्जीवाड़े की खबर जी मीडिया ने दिखाई। विकास गर्ग नाम के शख्स से जुड़ी कंपनियों विकास इकोटेक और विकास लाइफ केयर में इस धांधली का खुलासा जीएसटी डिपार्टमेंट की जांच रिपोर्ट में हुआ था। लेकिन इस खुलासे पर विकास गर्ग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, लेकिन टैक्स चोरी के आरोपी विकास गर्ग को वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।
जी मीडिया ने विकास इकोटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग की जीएसटी चोरी से जुड़ी जांच रिपोर्ट पर 22 जुलाई और 23 जुलाई को स्टोरी दिखाई थी। ये हैं वो दो रिपोर्ट जिन्हें जी मीडिया ने प्रसारित किया था। पहली रिपोर्ट विकास के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी से जुड़ी थी और दूसरी स्टोरी फर्जी बिल और फर्जी गाड़ियों के जरिए टैक्स चोरी से जुड़ी हुई थी। इन्हीं दोनों रिपोर्ट को जी मीडिया के चैनल से हटवाने के लिए विकास गर्ग ने दिल्ली हाईकोर्ट में जी मीडिया के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। लेकिन कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विकास गर्ग ने अदालत से गुहार लगाई कि जी मीडिया के चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके खिलाफ स्टोरी को हटाया जाए। हाईकोर्ट ने विकास गर्ग की अपील नहीं मानी, मतलब विकास गर्ग को अदालत से राहत नहीं मिली। विकास गर्ग ने अदालत से जी मीडिया पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने विकास गर्ग की इस अपील पर कोई निर्णय नहीं दिया है और जी मीडिया और उसके सोशल प्लेटफॉर्म से विकास गर्ग से जुड़ी किसी रिपोर्ट को हटाने को नहीं कहा है। और माननीय अदालत ने ये भी कहा है कि जी मीडिया विकास गर्ग का जवाब दिखाए और उस पर अपनी स्वतंत्र टिप्पणी भी करे। जी मीडिया को सुनवाई के दौरान पता चला कि जीएसटी जांच रिपोर्ट का मामला जीएसटी डिपार्टमेंट के पास अपील में है। जीएसटी की जांच रिपोर्ट से जुड़े खुलासे से पहले ही जी मीडिया ने विकास गर्ग से 8 जुलाई 2025 को फोन पर संपर्क किया था, लेकिन विकास गर्ग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अब हाईकोर्ट के आदेश पर जी मीडिया ने विकास गर्ग से ईमेल के जरिए जवाब मांगा है और हम उसे भी दिखाएंगे। जी मीडिया को विकास गर्ग के जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।